तो आखिरकार जिसका हम लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स अपना पहला मैच कब खेलेगी। उन्होंने पहला मैच खेल भी लिया है और बिल्कुल हमें एक बार फिर से 2025 की याद भी दिला दी है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना काफी जरूरी है। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जो टॉस था वो काफी क्रूशियल था, क्योंकि हमें पता है कि भाई 3-4 दिनों से यहाँ पे लगभग बारिश हो रही लगातार, और जो पिच है वो कवर्स मतलब ढकी रहती है, क्योंकि बारिश हो रही तो सबको पता है ऑब्वियसली ढकी रहेगी, जिसकी वजह से आप अगर थोड़ा बहुत भी क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता है कि भाई जो टीम पहले बॉलिंग करेगी यहाँ पे और फास्टर्स उसके बाद अच्छे क्वालिटी फास्टर्स है जो कि स्विंग कराना जानते हैं, तो उनको मतलब ऑब्वियसली मदद मिलने वाली है। और वो चीज जो है वो आरआर के फेवर में गई। आरआर ने टॉस जीता और अच्छे से एक्सप्लॉइट किया चेन्नई सुपर किंग्स की जो टॉप ऑर्डर है उसको। अब इसमें क्या सिर्फ पिच की ही गलती थी, क्या सिर्फ कंडीशन की ही गलती थी? चलिए उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। क्योंकि अगर आप एज ए टीम टॉस हारते हैं जो कि आपके हाथ में नहीं है, वो किस्मत पे है, तो आप कम से कम कंडीशंस को तो एसेस करते हैं कि भाई किस तरीके से इस पिच पे खेलना है, कितना हमें टारगेट रखना चाहिए, कितना हमें अटैक करना है, किस बॉल पे अटैक करना है, कितना प्रेशर लेना है। ये सारी चीजें तो मतलब एक एज ए बैटिंग टीम आप एसेस करके जाते ही हैं अगर इन कंडीशंस में आप खेल रहे हैं। और वही चीज ऋतुराज गायकवाड़ ने पोस्ट मैच में भी मतलब उसको माना कि भाई जिस तरीके से हमें खेलना चाहिए था हम लोग उस तरीके से नहीं खेले हैं, हम लोग और अच्छी बैट्समैनशिप दिखा सकते थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने उसको एक्सेप्ट किया है, जो कि देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई अगर कंडीशंस नहीं अच्छी थी तो आप थोड़ा संभल के खेल सकते थे। ऐसा नहीं था कि भाई आप 6 ओवर में सिर्फ 80 रन ही बनाएंगे, कंडीशन चाहे जैसे प्ले कर रही हो, क्योंकि इंटेंशन कुछ चेन्नई सुपर किंग्स की कुछ उसी तरीके से दिखाई दे रही थी। शुरुआत में तो उन्होंने मतलब बॉल्स ली, ऐसा लग रहा था कि टाइम लेकर खेलेंगे, लेकिन फिर उसके बाद जब सिंगल्स नहीं निकाल पा रहे थे तो मन घड़न जो शॉट है वो बनाने लगे। ऋतुराज गायकवाड़ जिस बॉल पे आउट हुए हैं, आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि भाई किसी टीम का एक खिलाड़ी इस तरीके से आउट होगा। इतना समझदार, इतना मेच्योर खिलाड़ी, और कैप्टन है ऊपर से। तो वो जो विकेट गिरा ऋतुराज गायकवाड़ का, जिस तरीके से वो आउट हुए हैं पूरा स्टंप एक्सपोज करके, वो दिखाता है कि भाई किस तरीके की मेंटालिटी चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम में है, कि वो लोग ओवर एग्रेसिव होना चाह रहे हैं। हालांकि ये बात गलत नहीं है कि भाई इस मेंटालिटी के साथ आप अगर इस आईपीएल की बात करें तो 10 ग्राउंड में से 7 ग्राउंड में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन जहां पे कंडीशंस नहीं फेवर कर रही हैं बैट्समैनशिप को पहले 6-7 ओवर्स में, उसके बाद तो बाद में चलिए जाके अच्छा हुआ कंडीशन, लेकिन पहले मतलब नहीं था, कठिन था खेलना। तो आप कम से कम ये जो प्लान था वो ड्रॉप कर सकते थे, आप थोड़ा टाइम लेकर खेल सकते थे। 200 के बजाय 160-170 का आप टारगेट करते तो मुझे लगता है और ऊपर उससे आप बना सकते थे, अगर अगर इस स्कोर को आप अपने दिमाग में रखकर चलते। वही चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से नहीं देखने को मिला। संजू सैमसन की जो बॉल थी उसको मैं गलती नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली रिपर था वो। आनंद बर्गे की तरफ से बहुत ही शानदार वो बॉल थी। हालांकि संजू सैमसन भी ऐसा लग रहा था कि भाई अंडर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा फंस से गए हैं, और उसका फायदा बर्गर ने उठाया। उसके बाद आयुष मात्रे आते हैं, तो मैं टॉप 3 की थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ। तो जैसा कि हमने बताया था, जो पहली वीडियो मैंने डाली थी कि भाई किस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 3 पे आना चाहिए था और संजू सैमसन और आयुष मात्रे को ओपन करना चाहिए था, उस प्लान की मैं थोड़ी सी और बात करूंगा। जैसा कि मैं पता कि भाई डिवॉल्ट ब्रेविस बाहर चले गए हैं, और मैंने बताया था कि भाई अब तो जो स्टेबिलिटी है वो मिडिल ऑर्डर में और कम हो गई है, जिसकी वजह से मैंने ये सजेशन दिया था कि भाई 3 पे खेल सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़। तो वही मैं कह रहा हूँ कि भाई या तो संजू सैमसन को खिलाइए 3 पे, या तो ऋतुराज गायकवाड़ खेलें जब तक डिवॉल्ट ब्रेविस नहीं आते हैं, ताकि जो एक्सपीरियंस नहीं है मिडिल ऑर्डर में उस गैप को फिल कर सके काफी हद तक। तो अगर इस प्लान के साथ वो स्टक करते तो मुझे लगता है और बेटर चेन्नई सुपर किंग्स कर सकती थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन मुझे पर्सनली यही लगता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चनेबल डिसीजन मैथ्यू शॉट का। हालांकि हम लोग चाहते थे कि मैथ्यू शॉट खेलें, लेकिन इस वजह से मैं सजेस्ट कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि भाई ये बॉलिंग करेंगे लेफ्ट हैंडर के सामने और अच्छी बॉलिंग करेंगे, क्योंकि भाई स्टंप लाइन को पकड़ कर वो गेंदबाजी करते हैं, पावर प्ले में बॉलिंग करते आए हैं बीबीएल में। तो मुझे लगा था कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स इसी वजह से इनको खिलाएगी और इस्तेमाल भी अच्छी तरीके से करेगी, जो कि इन्होंने नहीं किया। तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल डिसीजन है। अगर उनको सिर्फ एज अ बैट्समैन ही खिलाना था तो उर्विल पटेल बेस्ट चॉइस हो सकते थे, वो और बॉस्टर कर सकते थे। मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स की पारी को ये 7 गेंदों पे 2 रन तो बना के ना ही जाते। बिल्कुल क्लूलेस दिखाई दे रहे थे। डेब्यूटेंट के खिलाफ आप इतना मतलब डर डर के खेल रहे हो। संदीप शर्मा ने बिल्कुल वही स्पिनर वाली बॉल डाल दी और वो फंस से गए उसमें। और हमें पता है कि भाई मैथ्यू शॉट, मुझे लगता है कि इंडियन कंडीशंस पे उनका बैटिंग करना काफ़ी मुश्किल है। ये ऐसे खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, अगर बॉल बैट पे आ रही है पेस के साथ तभी ये उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी भी रुक के आएगी, थोड़ी भी अगर बॉलर्स को मदद मिलेगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैथ्यू शॉट के लिए। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल डिसीजन था जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बाद सरफराज खान आते हैं। मैं काफ़ी खुश हुआ था सरफराज खान को देखने के लिए। हालांकि चाहता तो नहीं था कि भाई बैटिंग एज ए इम्पैक्ट लेना पड़े, क्योंकि हमें बता दें भाई अगर कोलैप्स होगा तभी सरफराज को इम्पैक्ट में लिया जाएगा, और वही कुछ हुआ, कोलैप्स हुआ, सरफराज को इम्पैक्ट में लिया।
मतलब इम्पैक्ट डाल नहीं पाए जो डालना चाहिए था। थोड़ा बहुत रन बनाए, लेकिन फिर भी वो जो शॉट खेला जडेजा के खिलाफ, मुझे लगता है वो ओवर एग्रेसिवनेस फिर से आपको दिखाई दी। वहाँ पे आप थोड़ा सहम के खेल सकते थे, थोड़ा रुक के खेल सकते थे, थोड़ा और इनिंग बिल्ड कर सकते थे। वो नहीं हुआ सरफराज खान की तरफ से। कार्तिक शर्मा ने डिसेंट खेला, काफ़ी नर्वस वो भी दिखाई दे रहे थे। जिस बॉल पे वो आउट हुए वो उस बॉल पे आउट होने वाला नहीं था बिल्कुल भी, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन इनसे मेरी ज़्यादा शिकायत नहीं है। शिकायत जो है वो मेरी शिवम दुबे से है। भाई साहब क्या कर रहे हो आप? मतलब आपको तो इतनी मैच्योरिटी दिखानी ही चाहिए थी कि भाई इतने सारे विकेट्स गिर गए हैं, आपने एक छक्का भी लगा लिया है। रविंद्र जडेजा चालाक बॉलर हैं, उन्हें पता है आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। उन्होंने वही किया, आपसे दूर रखी, आपके आँख से दूर रखी, और आप उस ट्रैप में फॉल कर गए और आपने फिर से बल्ला चला दिया छक्का मारने की कोशिश में, आप बाउंड्री पे आउट हो गए। तो भाई शिवम दुबे से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं मैच्योरिटी वाली इनिंग्स उससे एक्सपेक्ट कर रहा था, जो टीम इंडिया के लिए वो खेलते आए हैं, और वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत दिनों से नहीं खेले इन्होंने। तो होपफुली भाई ये जो फेज़ है वो निकल जाएगा और दिमाग थोड़ा आएगा उनके अंदर कि भाई किस तरीके से, किस कंडीशन में कैसे खेलना है। ये जो ओवर एग्रेसिव हो रहे हैं सारे चेन्नई सुपर किंग्स के बैट्समैन, वो ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि भाई 10 में से 7 बार वो काम आएगा, डेफिनेटली आएगा। लेकिन जो 3 बारी है, जब आपको ऐसी कंडीशंस मिलेंगे तो उसमें आपको अपने जो एक्साइटमेंट लेवल से उसको थाम के रखना होगा। थोड़ा अच्छे से मैच्योरिटी वाली इनिंग्स खेलनी होगी, वरना फिर ऐसे ही रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और मेरा सबसे बड़ा सैल्यूट है जेमी ओवर्टन को। भाई साहब जिस तरीके से वो खेले हैं यार, मजा आ गया देखकर। और मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ कि जेमी ओवर्टन ने, मतलब हम लोग भी उनको क्रिटिसाइज करते आए हैं काफी लंबे टाइम से, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को जवाब दिया, जो कि मुझे देखकर काफी अच्छा लगा। और उनके लिए तो भाई एक येलो हार्ट जरूर बनता है। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जेमी ओवर्टन के लिए ये आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो ना होते तो हम लोग 100 के अंदर डेफिनेटली ऑल आउट हो जाते, और वो बहुत ज्यादा ही बेइज्जती हो जाती, जहां तक मुझे लगता है पहले ही मैच में 100 के अंदर ऑल आउट होना। फिर थोड़े से और क्वेश्चनेबल डिसीजन थे कि भाई आपने प्रशांत वीर के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि भाई वो क्यों नहीं आए। अगर वो होते 11 में तो मुझे लगता है कि भाई थोड़ा वेरिएशन भी प्रोवाइड करते, लेफ्ट हैंडेड हैं, थोड़ा डिस्टर्ब भी कर सकते थे रवि बिश्नोई या फिर रविंद्र जडेजा को। फिनिशिंग गेम उनका स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है और इस्तेमाल उनका किया जा सकता था, लेकिन उनके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग कह रहे कि मैच फिट नहीं है, इसी वजह से उनको यूज़ नहीं किया गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी क्लैरिफिकेशन अगर आती चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से तो ज़्यादा बेटर रहता, जहाँ तक मुझे लगता है। वरना फिर ऐसे ही क्वेश्चन उठते रहेंगे कि भाई प्रशांत वीर को क्यों नहीं आपने खिलाया। फिर एक जो क्वेश्चनेबल डिसीजन था कि भाई अंशुल कंबोज को सबसे बाद में आपने भेजा, जबकि वो बेटर बैटिंग कर सकते हैं नूर अहमद और मैट हेनरी से, जहां तक मुझे पता है। तो वो और थोड़ा कह सकते हैं 10-15 रन तो और एक्स्ट्रा मेरे हिसाब से बन सकते थे, जितनी बॉलें नूर और हेनरी खेल गए हैं। तो ये कुछ सारे क्वेश्चनेबल डिसीजन थे। हालांकि इस पूरे बैटिंग लाइनअप में एक पॉजिटिव में अगर आपको बताऊं तो ये हमारा सबसे बेकार दिन था 2026 आईपीएल का, ये मैं आपको बता के चलूंगा। इससे बेकार बैटिंग चेन्नई सुपर किंग्स दोबारा नहीं करने वाली है, और उसमें भी हमने 126-27 रन बना दिए हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन आप लेके चलिए। हमारी बैटिंग में कोई कमी नहीं है, ये दिन नहीं था हमारा, आप ये मान के चलिए। थोड़े क्वेश्चनेबल डिसीजंस भी थे, मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठना चाहिए, कैप्टेंसी के ऊपर सवाल उठना चाहिए, डेफिनेटली उठना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा पहला मैच है, इतना आपको मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉजिटिव आप लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलिए। यही बैटिंग लाइनअप अगर कहीं मुंबई के, अहमदाबाद के, चेन्नई के ग्राउंड पे खेलेगी तो डेफिनेटली बड़ा स्कोर खड़ा करके देगी, तो इस पर आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा रोबोट की तरह आपको काम नहीं करना कि भाई 200 अगर सोच ले कि भाई 200 बनाने ही बनाने हैं, पिच जाए भाड़ में कैसी भी पिच हो, इस माइंडसेट को आपको निकालना है। पिच के हिसाब से आपको खेलना है, तभी आप सक्सेसफुल होंगे, जहां तक मुझे लगता है। फिर अगर बॉलिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से डिसेंट बॉलिंग थी, लोग प्लान के साथ स्टिक कर रहे थे। मैट हेनरी ने भी कैच उठवाए थे पहली ओवर में 2-2, अब वो नहीं पकड़ में आए। उसके बाद मैट हेनरी थोड़ा महंगे भी साबित हुए, क्योंकि वो एक चीज मैंने नोटिस करी कि वो अपने मतलब अच्छी स्पीड से गेंद नहीं डाल रहे थे, 120-125 की स्पीड से गेंद डाल रहे थे, जो मुझे देखकर काफी हैरानी हुई कि भाई क्यों नहीं कर रहे हैं वो। होपफुली अगले मैच में इसको अच्छा कर लेंगे वो। लेकिन अंशुल कंबोज ने भी काफी शानदार बॉलिंग करी, नूर ने भी मेरे हिसाब से अच्छी बॉलिंग करी, वो वैभव सूर्यवंशी 2 छक्के लगा दिए उन्होंने, वो तो किसी को भी मार सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा बॉलिंग वाइज डिसेंट था, 7 on 10 मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस थी बॉलिंग वाइज, तो इसको भी हम लोग ऐसा पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे। रही बात अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम अपनी टीम से, तो मुझे लगता है कि भाई आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। जो भी हमारे फैंस है जो देख रहे हैं, ये टीम बहुत आगे जा सकती है, 2024 और 25 से लाख गुना बेटर टीम है। बॉलिंग में भी ठीक है, बैटिंग तो लाख गुना बेटर हो गई दोनों ही सीजन से। सबको अपनी रोल क्लैरिटी पता है, जो T20 माइंडसेट चाहिए वो सबके अंदर है। बस वही जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि भाई जहाँ पे यूज करना है वहां पे यूज करना चाहिए, हर पिच पे नहीं यूज करना चाहिए। तो बस मैं आपसे यही कहूंगा आखिर में कि प्लीज आप अपना जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रखिए। डेफिनेटली चेन्नई सुपर किंग्स बाउंस बैक करने वाली है पंजाब किंग्स वाले मैच में, जो कि हमारे चेन्नई में खेला जाने वाला है, एंड होपफुली
होपफुली डिवॉल्ट वेविस भी इस मैच में कमबैक करेंगे और मैथ्यू शॉट को बेंच करेंगे। और अगर मैथ्यू शॉट खिलाते हो तो आप उनकी बॉलिंग का इस्तेमाल करो। अगर आपको नहीं करना है तो उर्विल पटेल को डालो प्लेइंग 11 में, क्योंकि मैं श्योर हूं कि वो डेफिनेटली भाई मैथ्यू शॉट से तो बेटर बैटिंग कर ही सकते हैं। तो प्लीज उनका इस्तेमाल करिए आप। और जब तक डिवॉल्ट वेविस नहीं आते हैं मान लो, तो संजू या फिर तो किसी को 3 नंबर पे खेलना चाहिए और आयुष को ओपन करना चाहिए, पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। और वो बहुत बखूबी निभा सकते हैं इस रोल को, पिछले सीजन में हमने देख ही लिया है। बाकी वही कैप्टेंसी मैनेजमेंट यही सारे सवाल हैं और मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। पहला मैच था, हमें जो बुरा देखना था मेरे हिसाब से वो हमने देख लिया है। हमें हम्बलिंग मिल चुकी है कि भाई किस तरीके से खेलना है और इसको एज अ लेसन हम लोग लेकर चलेंगे आने वाले 13 मैचेस में और होपफुली अच्छा करेंगे। तो चलिए फिर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही नई वीडियोस के लिए। और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस, आप प्लीज हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए अगर आप सच्चे फैन हैं, फेक वाले नहीं प्लीज, क्योंकि बहुत सारे लोग आज छोड़ के गए हैं, मैंने देखा है। लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।